दीवाना नंबर 2। यह 30 साल की लगभग है, गोरा और साधारणतः देखने में अच्छा है। इसे दूसरों से कुछ ज्यादा सुविधाएं भी हैं और कुछ असुविधाएं भी। सुविधा यह है कि वह रुपए उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वह चाहता है कि लड़की आए, कहता है तुम क्यों तकलीफ करते हो, बच्चों को भेज दिया करो। पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की माँ आ जाती है। असुविधा इस दीवाने को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वह उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ ऊपर लकड़ी की जाली लगी है, लड़की उसे दिखती ही नहीं है। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया। वह सामने की किताब की दुकान पर बैठता है, एक आध घंटे और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खरीद लाता है। इधर एक तरीका उसने और निकाला। सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूर पर, जहाँ काफी सब्जी खरीदने वाले परिवार रहते हैं, खड़ा होता था। क्रॉकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहाँ भी खड़ा हो तो वह सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले को कहा कि इधर भी खड़े रहा करो। उसे उम्मीद थी कि भाव ताव को लेकर के बात होगी, कभी उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकता कर दूंगा। ठेले वाले ने कहा, यहाँ भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं है। दीवाने ने कहा, है क्यों नहीं, एक दो रोज देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई। उसने पूछा, आलू क्या भाव दिए? इतने में दीवाना क्रॉकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया। प्रेम में बड़ा त्याग होता है, ग्राहक खोना पड़ता है। ठेले वाले से कहा, ठीक भाव से देना, और लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा, पाव किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ। क्रॉकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा, 1 किलो दे दो, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया। उसने 1 किलो तौल दिया, पर सब्जी वाले को रोज यहाँ रोकने के लिए इतनी खरीद काफी नहीं थी। क्रॉकरी वाले ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और खरीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज यहाँ खड़ा होगा और मेलजोल बढ़ेगा। पर प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है। पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। अभी भी प्रेम के कांटों भरी पगडंडी पर से चलना पड़ता है। योजना आयोग को अगली योजना में प्रेम की कंक्रीट की सड़कों का प्रावधान करना चाहिए। बात यह हुई कि जब क्रॉकरी वाला जवान दोपहर को सब्जी लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता ने सब्जी देखी तो डांटा, तुझसे किसने कहा था सब्जी ला, ये कचरा उठा लाया। बात यह है कि पिता रिटायर्ड बेकार आदमी है। वह सुबह झोला लेकर सब्जी बाजार चल देते हैं, 10 दुकानें हैं और बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। नतीजा प्रेमी के लिए बुरा हुआ। दूसरे दिन से उसने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहाँ रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को सब्जी चाहिए तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से पाव किलो आलू खरीद लाती है। अब इस दीवाने को कुल इतना सहारा है कि सामने की किताब की दुकान पर बैठे, देखे और नजर बचाकर हल्का सा इशारा कर दे। दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बना दे रहे हैं। भोली लड़की सुविधा की होती है, उसे पटाना आसान होता है, पर ये दीवाने उसे काइयां बना रहे हैं और यह इन्हीं के हित के विरुद्ध जा रहा है। अब वो लड़की आसान नहीं रही। दीवाना नंबर 3। यह सामने का हलवाई है। निहायत गंदी चड्डी, मैल से काली बनियान पहनकर भट्टी के सामने सवेरे बैठ जाता है। दाढ़ी खिचड़ी है और कई दिन से बनाता नहीं है। दांत पीले हैं। नाक को नाक नहीं, आलू बंडा कहा जा सकता है। जलेबी के बाद वह आलू बंडे और भजिए बनाता है। यह विकट दीवाना है। छज्जे की तरफ देखते हुए कढ़ाई में चमचा चलाता है। जलेबी जल भी जाती है, कभी कभी कच्चे कच्चे आलू बंडे निकाल देता है। तेल खाली जलता रहता है और वह छज्जे पर लड़की को देखता रहता है। फिर उसे जलेबी दिखाकर अपने पीले दांतों से हंसता है। समझता है कि गरीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी, पर वो नहीं आती है। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी थी। कहने लगा, सब लोग बांट कर खाना। उसका मतलब था वह महबूबा भी खा ले, पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया, फिर उससे जलेबी लेगी तो पिट जाएगी। इधर यह दीवाना पीले दांत निकाले और नथुने फैलाए छज्जे की तरफ देख रहा था कि वह अब आई
पर वो नहीं आई। तब दीवाना दुकान के इस कोने उस कोने खड़ा होकर देखने लगा कि भीतर ही दिख जाए। लड़की सब भीतर से देख रही थी। आखिर वह बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया। वह कृतार्थ हो गया। उस वक्त वह आकर अगर कहती कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी तो वह पंजा तलकर उसे खिला भी देता। लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, 50 के पार तो होगी, और वो कहता है कि 30 से ऊपर नहीं है। 5 साल से भट्टी के सामने बैठ रहा हूँ, इसलिए उम्र ज्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते तो अच्छे अच्छे घरों की मरती थी, 2-3 तो जलकर मर गई थी मेरे प्रेम में। जब वह छज्जे पर आती है, हलवाई पीले दांत निकालकर नथुने फैलाकर सांड की तरह दूर से सूंघता है कि तैयार हुई कि नहीं। दीवाना नंबर 4। यह खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वालों का लड़का है। चेन सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है। यह अक्सर शाम को आता है। इसका विश्वास है कि ट्यूबलाइट में आदमी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका आना किसी को पसंद नहीं, इसके अच्छे कपड़ों और चेन के कारण। पर तब लड़की चूल्हा फूकती रहती है। आसपास के ट्यूबलाइट बेकार चले जाते हैं। एक दो बार वह लड़की छौकर पर आकर पसीना पहुंचने लगती है। यह दीवाना समझता है कि उसे चेन दिख गई। यह सोने की चेन से बांधकर उसे खींचना चाहता है। यह प्रेमी बड़े जोर जोर से शेखियां बघाड़ता है, ठहाका लगाता है। वह सुन ले कि कोई मस्ताना उसके लिए बेताब है, पर लड़की भीतर चूल्हा फूकती होती है। दीवाना वहां लोगों को चाय पिलाता है। वह देख ले कि मैं कितना उदार हूँ, पर वह चूल्हा फूकती है। जोर से कहता है कि अरे हजारों रुपए फूंक दिए हैं, यहाँ तो पैसे को मिट्टी समझते हैं। जरूरतमंद हो और मांगे तो 1000-2000 दे देते हैं और भूल जाते हैं। पर लड़की उसकी उस दैवी उदारता सुन नहीं पाती, क्योंकि रोटी बनाती होती है। इस दीवाने ने समय गलत चुना। इसे शाम से पहले सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसलिए इसे ट्यूबलाइट में आना पड़ता है। यह भी किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है और वहां से रसोई का कोना दिख जाता है, और फिर यही याद लिए हुए घर चला जाता है। दीवाना नंबर 5। इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा आदमी है, अकेले जिंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है, पर जब से उस लड़की पर इसकी नजर पड़ी है, यह बिल्कुल उसी का हो गया। रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है। काम में मन नहीं लगता। लोगों से बात करता है तो या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसी के बारे में सोचता रहता है। ठीक सामने रहने के कारण भीतर से भी उसे बैठकर या लेटे हुए देखता रहता है। यूं सेक्स यहाँ वहाँ जमाता रहता है। इसे हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। एक दोपहर को घबराया मेरे पास आया, कहने लगा मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि मकान मालकिन गरीब है, उसने एक कमरा मुझे किराए पे दे रखा है, वह खुद एक से फंसी है। लड़की को मैंने पटा लिया। एक लड़का भी है जो मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाला है। आज दोपहर को लड़की आ गई, माँ ऊपर सो रही थी, हम दोनों बिस्तरे में थे कि माँ आ गई। देखा तो चिल्लाई, अरे इसे क्या चकला घर समझ रखा है? भले आदमियों के मोहल्लों में ये कारनामे, मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो। मैं अभी मोहल्ले वालों को बुलाती हूँ और तुम्हारी बोटी बोटी करवाती हूँ। मैंने पूछा तो फिर तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने उनके पांव पकड़ लिए और कहा मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा लड़की से उसने क्या कहा? कहने लगा कुछ खास नहीं, एक हल्का सा चांटा मारा और कहा चल ऊपर, लफंगों के चक्कर में फंसती है। मैंने फौरन साइकिल उठाई और आपके पास भागा चला आ रहा हूँ। क्या करूँ, मेरा वहाँ सामान पड़ा है, एक पेटी में काफी रुपया है, मैं लौटने में डर रहा हूँ। क्या सचमुच वो मुझे पिटवा देगी? मैंने कहा हाँ। उसने कहा पर मोहल्ले वालों को क्या मतलब? वे जानते हैं वह औरत एक से फंसी हुई है, तो क्या वे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसी की मानेंगे, हंगामा करेंगे, तुम्हें पीटेंगे। ऐसे हंगामे मोहल्ले की निरस्ता भंग करते हैं। महीने में एक आध लड़की भगाई ना जाए या कोई बलात्कार ना हो तो मोहल्ले के निवासी बहुत बोर हो जाते हैं। वो काफी घबराया हुआ था। मैंने पूछा आज या कल लड़की की माँ से तुम्हारी कोई बात हुई थी? उसने कहा
हाँ, रात को और सवेरे मेरे पास बैठी रही, पैसे की तकलीफ बताती रही, कह रही थी कि परसों मुन्ना की 50 रुपए परीक्षा फीस भरनी है, बड़ी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह भी वही चिंता बताती रही कि मुन्ना की फीस भरनी है। मैं मामला समझ गया। मैंने कहा, फौरन घर जाओ, पेटी से 50 रुपए निकालो, ऊपर उसके पास जाकर उसे रुपए दे दो और कहो, लो मुन्ना की फीस भरो, जैसा तुम्हारा लड़का वैसा मेरा भाई। पैसा तो आता जाता रहता है, लड़के का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके सिवा कोई और रास्ता पिटने से बचने का नहीं है। कहने लगा कि पर उसने पीटने वाले इकट्ठे कर रखे होंगे तो? मैंने कहा, मैं निश्चित कहता हूँ उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा होगा, वह तुम्हारी राह देख रही होगी। वह बोले, 50 तो बहुत होते हैं, मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा, 50 दे दोगे तो पिटने से बचोगे, रात को वह तुम्हारा पूरा काम करवा देगी, इस तरह डेवढ़ा काम हो जाएगा। और वह बड़ी घबराहट में गए। दूसरे दिन मिले तो मैंने पूछा, पिटे तो नहीं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, उसने रुपए ले लिए? वह बोले, हाँ। कहने लगी कि अरे भैया, तुम तो घर के ही हो, मुसीबत में तुम नहीं काम आओगे तो कौन आएगा? मैंने पूछा, और रात को उसने पूरा काम करवा दिया था? वह बोले, हाँ, करवा दिया था, आपने ठीक कहा था कि डेवड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, अब उस मकान को फौरन छोड़ो और बहुत ही तकलीफ उस मामले में हो, सुबेते का मामला ना हो तो गांधी जी की शिक्षा के अनुसार चलो। उन्होंने पूछा कि गांधी जी ने इस सेक्स के मामले में क्या सिखाया है सिवा ब्रह्मचार्य के? ब्राह्मण 500-600 रुपए कमाने वाला, देखने में अच्छा और फिर भी शादी नहीं हो, यह एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। परदेसी है यहाँ। एक समस्या तो यही है कि लड़की वालों के सामने कौन सिद्ध करे कि यह ब्राह्मण ही है, उसकी वंशावली कौन बताए। परिवार के कोई बुजुर्ग दिलचस्पी लेते दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले आते नहीं है, वे खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है, पर सुना है एक विशेषता है उसमें, वह लड़की की अपेक्षा उसकी माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है और दूसरे माँ उसे कुछ यूं ही समझने लगती है। वह जवाब देता है कि मैं क्या करूं, जिस परिवार में जाता हूं वहाँ माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती है। यह समस्या बड़ी टेढ़ी है, माँ पर ध्यान देता हूं तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहाँ माँ अनुकूल हो जाए वहाँ वह लड़की को काटती है। यहाँ तेरा क्या काम है, जाकर पढ़ती क्यों नहीं? माँ और बेटी दोनों पर एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए, लड़की से तो शादी भी करनी पड़ सकती है, पर इधर यह प्रेमी लोगों से कहता जरूर है कि माँ मेरे पीछे पड़ी है। उस आदमी की बड़ी आफत है, जैसे दुनिया की हर स्त्री अच्छी लगती है और यह समझता है कि दुनिया की हर स्त्री मुझ पर जान देती है। ऐसे में एक भी स्त्री हाथ नहीं पड़ती। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है, उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वह इसी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती काइयां बना दिया है और अपना नुकसान कर लिया। प्रेमी रोज 1-2 प्रेम कविताएं लिखता है, प्रेमानुभूति प्रसार मांगती है, वह लोगों को सुनाता भी है। कविताएं अच्छी होती हैं, सीधी भी होती है। मेरे पास आओ तो, बैठो तो, मैं तुम्हारा हाथ से लाऊं और चूम लूं, वगैरह वगैरह। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसी हो। प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराब प्रेमी है। इतवार की एक शाम उसने उसे बुलाया, मिस्र जी आइए ना, यहाँ बैठिए। मिस्र जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अद्धा खोल दिया और चालू हो गया। मिस्र जी जब आधी से ज्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करनी है। मिस्र जी ने झोंकते हुए कहा, मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वालों को मिलेगा, तुम तो मेरे दामाद ही हो गए हो, दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिस्र जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिस्र जी जरा सुनिए तो। मिस्र जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकतावादी यह सीधा
खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है, 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है। इसके लिए दुनिया में दूसरी कोई और औरत नहीं है। मैं कभी कभी उसके पास बैठता हूँ, वे पीड़ित है। कहते हैं ये क्या चल रहा है मोहल्ले में, बड़ी खराब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, ये बंद कर देना चाहिए। फिर कहने लगे हमारी भी बदनामी हो रही है। वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंखें लड़ाते हैं और इशारा करते हैं, इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उसमें से 200 तो साफ कह दिया है कि यहाँ ना बैठा करो। मैंने हल्के से मूड में कहा कि तुम तो हो बुद्धू, मैंने देखा कि वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, तुमसे बड़ी आकर्षित है, तुम एक आध बार उसे देख लिया करो। उन्होंने कहा फालतू बात मत करिए, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, वो लड़की हमारी वाइफ है।